नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से परीक्षा के 4 दिन ही शेष रह गए हैं। तो एक समय के लिए ऐसा लगा कि अब आपको वीडियो का लोड ना दूं, आप पहले से ही बहुत सारा लोड लिए होंगे। लेकिन जब विचार किया कि आपसे वादा किया था संक्षिप्त पूरा कराने का और दूसरा पक्ष ये देखा कि संक्षिप्त का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो सोचा कि लगे हाथों इसको कंप्लीट करा ही दूँ। तो फटाफट हम लोग इसको कर लेते हैं। मोदी जी के द्वारा वाराणसी में कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और कुछ को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो उनमें से एक है दीनदयाल उपाध्याय नगर से भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। उसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया। याद रखिएगा कहाँ, बनारस में ही किया है। और यहीं पर जो बनारस लोकोमोटिव है उसके द्वारा बनाए गए 10,000 रुपये इंजन को हरी झंडी दिखाई। अगला शहरी बाढ़ शमन परियोजना। जैसा कि नाम से जाहिर है, शहरी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो उसका शमन करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना जो है भारत सरकार ने जो है चेन्नई शहर के लिए मंजूरी दी है। याद रखिएगा। विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज़। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उस पहल का पूरा नाम क्या है। विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज़। तो मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया कब? 11 दिसंबर को। ये डेट भी याद रखिएगा। सारे युवा मिलकर एक और एक मिलकर क्या हो जाता है, 11। तो 11 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। देश की जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने के लिए युवाओं को अपने साथ लेने की एक तरह की ये मुहिम है, पहल है, जो मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर को शुरू की गई। बिल्ड फॉर भारत पहल दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है, भारत को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाना। तो ONDC फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एक ऐसा नेटवर्क दोस्तों जो डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देता है। डिजिटल कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए इस पहल की घोषणा की गई। याद रखिएगा। अगला है रैपिड इनोवेशन। ये नाम छोड़ दीजिएगा, बस इतना जानिए कि नीति आयोग जो हमारा है और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया। याद रखिएगा, नीति आयोग और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप। अगला है विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर को मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किस शहर से की गई? तो झारखंड के खूंटी से की गई। ठीक है, वहीं पर मोदी जी ने खूंटा गाड़ दिया और शुरुआत कर दी। झारखंड में है खूंटी। 15 नवंबर को आप जान ही रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य इसका वही है, देश में जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। नेस्ट पहल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा नई रेटिंग प्रमाणन पहल है नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला होता है दोस्तों। तो यहाँ पर घोंसले से संबंध घरों से है। तो वह घर जो ग्रीन मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं उनको रेटिंग प्रदान की जाती है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। तो उसी रेटिंग से संबंधित ये प्रमाणन पहल है नेस्ट। याद रखिएगा। एक तरह से कहें तो नेस्ट जो है पर्यावरण अनुकूलों को रेटिंग प्रदान करने की एक प्रणाली है। बस इतनी सी बात है। मोरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों, बिजली आपूर्ति जो है इसने प्रारंभ कर दी और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर स्थापित की गई है। याद रखिएगा। PM किसान भाई योजना, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके पास उपज को गोदामों में रखने के लिए संसाधन नहीं है, तो उसी समस्या के समाधान के लिए मोदी जी के द्वारा PM किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, मोदी जी ने घोषणा नहीं की, लेकिन केंद्र सरकार की योजना है। माउंट सेलिया दोस्तों गोल्ड परियोजना। माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना, इस्पात मंत्रालय ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में खनन कार्यों की शुरुआत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। माउंट सेलिया जो है वहाँ पर स्थान है जहाँ पर खनन संपादित होता है या फिर खनन किया जाता है। दया पार पवन परियोजना दोस्तों, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये दोस्तों NTPC की ही एक सब्सिडियरी है। दया पार पवन परियोजना, तो ये विंड एनर्जी से संबंधित परियोजना है जो गुजरात के कच्छ जिले में शुरू की गई है। ये भारत की पहली परियोजना है जो विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न होगी। बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया मोदी जी ने और शेख हसीना वाजिद के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका उद्घाटन किया गया। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है अखोरा अगरतला सीमा पार रेल परियोजना। ठीक है, अखोरा बांग्लादेश में है, अगरतला हमारे यहाँ है, आप सभी जानते हैं अगरतला को। और खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन और इसके साथ ही मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की इकाई का भी उद्घाटन किया। तो कुल 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अखोरा अगरतला रेल लिंक, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लिंक और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। जमरानी बांध विद्युत परियोजना दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको केंद्रीय महत्व की योजना या फिर केंद्रीय राष्ट्रीय योजना का इसको दर्जा दिया गया, जमरानी बांध विद्युत परियोजना। तो अब इससे क्या होगा, राज्य को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। अनुदान वगैरह और जो भी फंड वगैरह हैं वो सब उत्तराखंड को आसानी से मिलने लगेंगे और थोड़ा रख रखाव भी अच्छी तरह से होगा। तो उत्तराखंड की परियोजना है
नैनीताल जिले में स्थापित की गई है। किस नदी पर स्थापित की गई है? रामगंगा नदी पर स्थापित की गई है। और रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी, उस पर इसको बनाया गया है। रामगंगा आप सभी जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये निकलती है रामगंगा नदी, इसीलिए उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव दोस्तों किससे संबंधित है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का ये एक तरह का उत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो है उद्घाटन है प्रोजेक्ट उद्भव। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के समय इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये है क्या? भारतीय सैन्य विरासत को जो है लोगों के समक्ष रखना। उद्भव किस तरह से हमारी सैन्य विरासत का उद्भव हुआ है, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नई दिल्ली से की गई। मिशन शक्ति अभियान योजना दोस्तों, इसके चौथे चरण की शुरुआत की गई। इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नारी सुरक्षा और सम्मान और उसके स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए 14 अक्टूबर 2023 को इसके चौथे चरण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की जो महिला वैज्ञानिक हैं रितु करिधाल, कहाँ की हैं? लखनऊ की हैं। याद रखिएगा, ये चंद्रयान 3 में निदेशक के तौर पर काम कर रही थी। तो योगी जी ने इनको सम्मानित किया, चूँकि लखनऊ की थी तो योगी जी ने इनको सम्मानित किया। तो इनका शहर जरूर याद रखिएगा कहाँ से हैं। इस मिशन की थीम क्या थी? सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ग्रीन क्रेडिट नियम दोस्तों, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ये टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने से संबंधित जो पहल है लाइफ, उसका एक हिस्सा है ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, जो जितना पर्यावरण का संरक्षण करेगा उसी को ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। और उस ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में और धन कमाने के उद्देश्य से भी एक तरह से किया जाएगा उसका प्रयोग। जैसे कार्बन क्रेडिट है वैसे ही ग्रीन क्रेडिट। तो कुल मिला के पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना और साफ सफाई पर्यावरण को संरक्षित करना, इसका उद्देश्य है ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 का। श्रेष्ठ की बात करें दोस्तों, तो निजी और आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ पर जो अनुसूचित जाति के मेधावी लड़के और लड़कियाँ हैं उनको, ठीक है, निजी और सरकारी, निजी यहाँ पर केवल निजी की बात की जा रही है, सरकारी तो सरकारी हैं ही। निजी जो आवासीय विद्यालय हैं उनमें जो SC ST वर्ग की जो लड़के और लड़कियाँ हैं उनके लिए विशेष, उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। तो बस यही इसका उद्देश्य है। श्रेष्ठ। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नीमच जिले में शुरू की गई। नीमच जिले में शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है 3 वर्ष की अवधि तक इसका विस्तार करने को मंजूरी दे दी गई है 2023-24 से लेकर 25-26 तक। तो ये याद रखिएगा, 23-24 से लेकर 25-26। मालदीव मिशन दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, क्या पढ़ते हो भाई? मालदीव नहीं, मालवीय मिशन। मालवीय मिशन जो UGC है, उनके शिक्षक, उनके जो UGC जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके द्वारा जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया एक प्रोग्राम है। तो उद्देश्य इसका वही है कि जो शिक्षक हैं उनको बढ़िया तरीके से ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, ताकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है वो उच्च संस्थानों में छात्रों को प्रदान की जा सके। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, अडानी समूह के द्वारा बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू करने के लिए, ठीक है, बांग्लादेश की लाइन है, ठीक है, तार खींचे हुए हैं, कंपनी हमारी है, हमारी क्या, अडानी समूह की है। तो झारखंड के गोंडा में इसकी शुरुआत की गई। तो गोंडा में कंपनी स्थापित है, इकाई स्थापित है, और यहाँ यहीं से जो है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होगी। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना भारत की झारखंड के गोंडा नहीं गोड्डा, वहाँ पर शुरू की गई। अब आधा क्या है दोस्तों, ओडिशा के मंत्रिमंडल के द्वारा जो है दोस्तों इस योजना को मंजूरी दी गई। इसका काम क्या है? ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। तो जो विरासत स्थल हैं और जो स्मारक हैं उनके विकास से संबंधित है अबाधा योजना। ठीक है, ओडिशा सरकार ने शुरू की है। PM प्रणाम योजना दोस्तों, पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित है, उसके पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, और उसके लिए जो उर्वरक वगैरह हैं, ठीक है, खाद और ये सब कीटनाशक वगैरह खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके प्रयोग को सीमित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी जून 2023 में। प्रणाम का तात्पर्य क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। तो जो माता हैं, भूमि है, पृथ्वी माता हैं, उनकी फर्टिलिटी को बनाए रखना, उसमें और सुधार करना, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य है PM प्रणाम। तो मोदी जी जो हैं वो हमारी पृथ्वी को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करेंगे तो उसको हम आदर दे रहे हैं, तो हम उसका संरक्षण कर रहे हैं। इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। अटल भूजल योजना आप सभी जानते हैं, जो जल संरक्षण से संबंधित योजना है। मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि थी इसकी, लेकिन 2 वर्षों का इसको विस्तार दे दिया गया है। तो 25 के बजाय अब 27 में ये समाप्त होगी। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 7 राज्यों, गुजरात, हरियाणा, ठीक है, ये दोनों लगभग उत्तर के हो गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
ये दक्षिण के हो गए हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये उत्तर भारत के हो गए। बाकी कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 दक्षिण भारत के हैं। तो कुल 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संकट और जो भूजल है उस भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम, ठीक है। स्टार्ट कार्यक्रम क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में जागरूकता प्रदान करने से संबंधित एक कार्यक्रम है इसरो द्वारा, ठीक है। भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो यूजी के छात्र हैं, पीजी के छात्र, स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसके विषय में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने का एक कार्यक्रम है स्टार्ट। स्टार्ट का पूर्ण रूप क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, याद रखिएगा इसको, स्टार्ट को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये गारंटी मुक्त ऋण देने से संबंधित योजना थी। शिशु, किशोर और तरुण 3 वर्गों में ऋण प्रदान करती थी। शिशु, किशोर और तरुण अलग अलग राशि थी। तो इसकी योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। इसने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये डेट भी याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और 8 वर्ष भी याद रखिएगा। दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों, इसके कार्यान्वयन हेतु निवेश जो है वो स्वीकृत हो गया है मंत्रिमंडल के द्वारा। दिबांग नदी दोस्तों, उस पर यह स्थापित की जा रही है। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो दिबांग नदी कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। क्षमता इसकी याद कर लीजिएगा, 2880 मेगावाट। प्लेज क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा जो औद्योगिक भूमि, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्लेज योजना फुल फॉर्म है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। तो इसके नाम से ही आप इसका उद्देश्य समझ गए होंगे। अब ऑपरेशन और अभियानों को देख लेते हैं। अभ्यास त्रिशक्ति जो है दोस्तों, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है। वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका, अब ये मत कर दीजिएगा कि सूर्यलंका श्रीलंका में होगा, नहीं, आंध्र प्रदेश में है सूर्यलंका, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और इस अभ्यास में स्वदेश विकसित जो समर है, एयर डिफेंस मिसाइल, उसका सफल परीक्षण किया गया। अभ्यास अस्त्र शक्ति, तो वायुसेना का अभ्यास है, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ, बस इतना याद रखिएगा। प्रस्थान क्या है दोस्तों? नौसेना का अभ्यास है, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। फिर महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास, आसियान देश जो है दोस्तों महिला शांति संरक्षक हैं, एक तरह से जो महिलाओं और शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं, महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण और शांति में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। बस इतना ही याद रखिएगा। आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप मतलब टेबल पर बैठ के बातचीत हुई आमने सामने। मिलन 2024 क्या है दोस्तों? एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है मिलन, विशाखापत्तनम में, ठीक है। मिलन मतलब आओ सभी लोग मिलते हैं, तो ये बहुपक्षीय अभ्यास है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ, नौसैन्य है। वज्र प्रहार आप सभी जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच होता है, इस बार उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, इस बार पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। जल दिवाली दोस्तों, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू नहीं किया, फिर भ्रमित हो जाएं, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। जल संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास NCX, तो कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि NCX क्या है? तो जो साइबर सुरक्षा है भारत की, उससे संबंधित एक अभ्यास है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। चक्रवात क्या है दोस्तों? एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। जैसे कोई आपदा आती है तो उस आपदा के दौरान किस तरह से लोगों की सहायता की जाए, ठीक है, उससे संबंधित एक अभ्यास है। उसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में, याद रखिएगा चक्रवात। संप्रीति दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसका आयोजन उमरोई में हुआ। तो वज्र प्रहार भी वहीं पे हुआ जो भारत और अमेरिका के बीच, और संप्रीति जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होता है वो भी उमरोई में ही हुआ, याद रखिएगा। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है, इस बार अलास्का में हुआ। अलास्का दोस्तों रूस से लिया गया है, ये पहले रूस के पास था और अब कनाडा से चिपका हुआ है, आप सभी देखते होंगे मैप में, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर, ये अलास्का, और ये है किसका? है अमेरिका का। बगल में किसके बैठा है? चिपका है कनाडा के। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, ठीक है, भारत के बीच, इंडोनेशिया के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसका आयोजन हिंद प्रशांत क्षेत्र में हुआ, याद रखिएगा। और भारत के INS सहाद्री ने इसमें हिस्सा लिया। ऑपरेशन सजग जो है दोस्तों, ये तटरक्षक बल के द्वारा किया गया अभ्यास है, तटीय सुरक्षा से संबंधित अभ्यास है, याद रखिएगा। वरुण 2023, भारत और फ्रांस, वरुण जल के देवता थे और जल का संबंध होता है नौसेना से, तो वरुण का अभ्यास अरब सागर में हुआ। एक विरासत अपनाओ अभियान, इसके दूसरे चरण का आयोजन जो है वो, इसके दूसरे चरण को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, ठीक है। विरासत को अपनाकर
उसका पुनरुद्धार करने से संबंधित योजना है, गोद लेने से संबंधित योजना है। आसिनडेक्स दोस्तों नाम से ही जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक्सरसाइज है, नौसैन्य एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक है। सिडनी में इसका आयोजन हुआ। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, ठीक है, सदर्न मतलब दक्षिण की बात हो रही है, रेडिनेस मतलब हमेशा तैयार हो। तो सेशेल्स में इसका आयोजन हुआ। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, ठीक है। रेडिनेस मतलब लाल आंखें। आईएनएस सुनैना जो है लाल, रेडिनेस आंखों वाली, रेड आंखों वाली, ऐसे याद रखिएगा। आईएनएस सुनैना ने भारतीय नौसेना का इसमें प्रतिनिधित्व किया। साल्वेक्स दोस्तों भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच होने वाला अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। कोच्चि केरल में इसका आयोजन हुआ। बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान से संबंधित अभ्यास है। सुदर्शन शक्ति दोस्तों भारतीय सेना का अभ्यास है, पंजाब और राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, पश्चिमी सीमाओं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान के संदर्भ में यह अभ्यास किया गया, सुदर्शन शक्ति। और सुदर्शन से याद आया तो सुदर्शन जो है, जो हमने रूस से S-400 सिस्टम लिया है, उसका नाम जो है भारत ने सुदर्शन रखा है। कलर मजा नहीं दे रहा है, थोड़ा तीखा करते हैं। ये ऑपरेशन मर्यादा जो है दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ऑपरेशन कावेरी सूडान जो कि अफ्रीकी देश है, वहाँ पर गृह युद्ध झेल रहे जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, वहाँ पर उनको निकालने के लिए भारत की ओर से चलाया गया अभ्यास है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन दोस्तों कहाँ चलाया था भारत ने, तो जो सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था, तो वहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए जो है भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ओरियन 2023 क्या है दोस्तों, अभ्यास है, बहुपक्षीय है, वायुसैन्य अभ्यास फ्रांस में आयोजित हुआ, भारत ने इसमें हिस्सा लिया, ओरियन। अब आयोग और समितियों को देख लेते हैं। संसदीय सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच, आप सभी जानते हैं दर्शक दीर्घा से 2-3 अराजक तत्व टाइप के लड़के कूद गए थे, हंगामा हो गया था, तो उसी की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक समिति का गठन कर दिया है। उसके अध्यक्ष कौन है, तो अनीश दयाल सिंह। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति बनाई गई। पहला क्वेश्चन, कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इसमें और कौन शामिल हैं, तो एक तो गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, विपक्ष के नेता मतलब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, और जो मेन आपको याद रखना है वो NK सिंह को, क्योंकि ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। NCERT पाठ्य पुस्तकों का जो पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन करने के लिए एक पैनल गठित किया गया। उसके अध्यक्ष कौन है, तो महेश चंद्र। राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी कहाँ, मणिपुर में जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा हुई, उसके बाद वहाँ पर जो राहत और पुनर्वास संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, तो उनकी जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक समिति गठित की थी। किसकी अध्यक्षता में, गीता मित्तल की अध्यक्षता में। तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो गीता मित्तल का नाम याद रखिएगा, और गीता के ही नाम से गीतिका नाम है दोस्तों। गीतिका के नाम से आगे का टाइटल मुझे नहीं पता है। गीतिका जो है दोस्तों पाकिस्तान में पहली महिला जो है वहाँ पर उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त की गई हैं, उच्च आयोग में जो है नियुक्त की गई हैं गीतिका, ठीक है। तो गीता कहाँ पहुँच रही, पाकिस्तान में। और वहाँ पर जो हिंसा हुई थी दोस्तों मणिपुर में, उसकी जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और एक समिति और गठित की गई थी जो अनुसुईया उइके वहाँ की राज्यपाल हैं, उनकी अध्यक्षता में। वहाँ पर जो शांति और सुरक्षा से संबंधित जो काम हो रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो अनुसुईया उइके, अजय लांबा और गीता मित्तल, तीनों को याद रखिएगा। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, ठीक है, 2 राज्यों के बीच कृष्णा नदी को लेकर जल विवाद रहता है। कौन कौन से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखना है, पहले आंध्र प्रदेश ही था, उसी से कटकर तेलंगाना बना है, तो दोनों भैया हैं, उन्हीं दोनों के बीच विवाद चल रहा है। तो जो अधिकरण गठित किया गया था इस विवाद को सुलझाने के लिए, उसका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये दोनों राज्य जरूर याद रखिएगा कि कृष्णा नदी जल विवाद किनके बीच है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच, आप इस मामले से भी खूब परिचित रहेंगे। उसकी जांच के लिए अभय सप्रे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया था। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और उनकी मान्यता प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए, ये नहीं कि लल्लू पंजू गए और मान्यता ले ली और करने लगे व्यापार शिक्षा के नाम पे, आजकल यही हो भी रहा है। तो उसी को सशक्त बनाने के लिए, थोड़ा मान्यता वगैरह टफ है ना, छक्के छूट जाए मान्यता लेने में, तो उसको सशक्त बनाने के लिए राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती देने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह जो है वो G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में भारत में गठित हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर लॉरेंस समर्स और हमारे जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, वो इस विशेषज्ञ समूह के सह संयोजक हैं। तो NK सिंह का नाम जरूर याद रखिएगा, जो कि एक चुनाव और एक देश जो समिति है उसमें भी सदस्य हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति गठित की गई, TB सोमनाथन। और S सोमनाथ कन्फ्यूज मत होइएगा, S सोमनाथ जो हैं वो इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। तो S सोमनाथ अलग हैं और TB सोमनाथन अलग हैं। 22वां विधि आयोग दोस्तों किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है, ऋतुराज अवस्थी। उसके कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है, कब तक, 31 अगस्त 2024 तक।
अब सम्मेलन और समारोह देखते हैं तो काफ़ी दोस्तों, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उन पर इंपॉर्टेंट का टैग लगा दिया है। बाकी जितने भी अंडरलाइन हैं और हाईलाइटेड हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो टैग वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंडस फूड जो है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ। वही खाद्य सुरक्षा से संबंधित और जो खाद्यान्न है उससे संबंधित एक एक्सपो था जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ 8 से 10 जनवरी के बीच। सिंधी सम्मेलन दोस्तों, सिंधी समुदाय से संबंधित एक सम्मेलन था जो दुबई में आयोजित हुआ। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां सम्मेलन इसका कहाँ हुआ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99वां था, ग्वालियर में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पर 1300 से ज़्यादा तबला वादक जो हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा तबला समूह जो है था ये। और यहीं पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और तानसेन आप जान ही रहे हैं, उनका मकबरा कहाँ है? उनका ग्वालियर में ही मकबरा है, ये भी याद रखिएगा। और इसी ग्वालियर को क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में संगीत की श्रेणी के आधार पर, संगीत में उत्कृष्टता के आधार पर या योगदान के आधार पर उसमें शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दोस्तों, अब गीता जी का संबंध किससे है? महाभारत से। महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ? हरियाणा में। तो जो गीता महोत्सव है वो हरियाणा में आयोजित हुआ। आसियान इंडिया मिलेट महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मिलेट को श्री अन्न भी कहा जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। WAPI विश्व निवेश सम्मेलन है। ठीक है, इसका आयोजन यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है, नया बना हुआ कन्वेंशन सेंटर है, दिल्ली में बना है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। विषय इसका क्या था? एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको मजबूत करना। तीसरा, ग्लोबल बायो इंडिया 2023 जैव प्रौद्योगिकी पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, भारत मंडपम में आयोजित हुआ। बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इसकी थीम थी। भारत मंडपम दोस्तों, यहीं पर G20 का आयोजन भी हुआ था। 9वां इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा, 1 से 3 दिसंबर के बीच। और इसमें भागीदार देश का नाम याद रखिएगा, वियतनाम। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5वें क्रम का है, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में आयोजित हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियाँ और आयुर्वेद इसकी थीम थी। जल इतिहास उत्सव जो है दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली स्थित शमसी तालाब और जहाज महल में आयोजित हुआ। और जल इतिहास है तो स्वाभाविक सी बात है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया होगा। हार्निवल महोत्सव दोस्तों 24वें क्रम का कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला है हेम फेस्ट इंडिया। ये दोस्तों क्या है? साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित हुआ। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया अहमदाबाद में। विंग्स इंडिया दोस्तों, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, उड़ने के क्षेत्र में, ठीक है, विमानन के क्षेत्र में। विंग्स मतलब पंख, तो पंख उड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। और उड़ता कौन? उड़ते हैं हवाई जहाज, तो इसका संबंध नागरिक उड्डयन से है। बेगमपेट हवाई अड्डे पर कहाँ है? हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए याद रखिएगा, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 9वें क्रम का फरीदाबाद में आयोजित हुआ। इसकी थीम भी याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023, इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसमें जो है मंत्री रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का मंत्रालय है ये। पुरुषोत्तम रूपाला जो है पशुओं का पाला, वो है पुरुषोत्तम रूपाला। थीम क्या थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव। 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, तो जो ग्लोबल साउथ है उसके जो देश हैं उन्हीं का एक तरह से ये सम्मेलन था। मोदी जी की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ, वर्चुअली आयोजन हुआ, याद रखिएगा, 2 क्रम का था। दुबई एयर शो दोस्तों, नाम से ही जाहिर है एयर शो है, दुबई में आयोजित हुआ। भारत की ओर से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ने हिस्सा लिया। दूसरा सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हुआ। ये वही गुरुग्राम है जहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद हुआ है, कहाँ? नई दिल्ली में। 2+2 कई बार बता चुका हूँ, 2 रक्षा मंत्री और 2 गृह मंत्री अलग अलग राज्यों की बातचीत करते हैं। प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन, इंडस एक्स, इंड और अस का मतलब US, ठीक है, इंडिया और US, भारत सरकार और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच ये उनके द्वारा आयोजित कराया गया एक सम्मेलन है जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो इंडस एक्स याद रखिएगा, नाम में ही छिपा हुआ है कौन कौन से देश आयोजक हैं। विश्व पर्यटन बाजार बर्ड टूरिज्म मार्केट का आयोजन लंदन में हुआ। दूसरा बर्ड फूड इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? भारत मंडपम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम क्या थी इसकी? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। इंपॉर्टेंट है भैया। भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान, ब्रांड का शुभंकर मिलिंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट का टैग लगाना भूल गया। अगला है G20 मानक संवाद, इसको आप छोड़ सकते हैं, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, दिमाग में डाले रखिए। जीरो इफेक्ट इसकी थीम थी। ठीक है, स्टैंडर्ड से संबंधित डायलॉग था। भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन कोलंबो में आयोजित हुआ। ठीक है, थीम क्या थी? संपर्क वृद्धि।
AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये सम्मेलन है, सुरक्षा से संबंधित। ब्रिटेन में एक स्थान है ब्लेचले पार्क, वहाँ पर आयोजन हुआ। अगला आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस में, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं सभा कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। RK चौधरी जो हैं उनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। प्रथम वैश्विक सम्मेलन प्रवर्तन मामलों में सहयोग को लेकर कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। तो इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सेस के चौथे चरण की शुरुआत की गई। ठीक है, प्रवर्तन मामलों में सहयोग को लेकर सम्मेलन था। ऑपरेशन सेस क्यों नाम दिया गया? शेषाचलम के जो जंगल हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आप लोगों ने जो पुष्पा फिल्म देखी होगी उसमें आपने देखा होगा शेषाचलम के जो जंगल हैं वहाँ पर चंदन पाया जाता है जिसकी तस्करी होती है। तो उसी तस्करी को रोकने के लिए उसी के नाम पर, शेषाचलम के नाम पर ऑपरेशन शेष नाम रख दिया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस भारत मंडपम में आयोजित हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में है। थीम क्या थी? वैश्विक डिजिटल नवाचार, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इंपॉर्टेंट है, 7वें क्रम की है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनीला में आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये भी मनीला में ही है, इसलिए वहीं पर इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। अगला है कृषि विज्ञान कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16वें क्रम की थी, कोच्चि केरल में आयोजित हुई। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन करना इसकी थीम थी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक कहाँ? कोलंबो में आयोजित हुई। और यहीं पर दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच जो व्यापारिक शिखर सम्मेलन है उसका भी आयोजन हुआ। साथ साथ नहीं, बस स्थान वही है, व्यापार शिखर सम्मेलन का भी आयोजन वहीं पर हुआ और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो बैठक है वो भी वहीं पर हुई, कोलंबो। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, इंपॉर्टेंट है, देहरादून में आयोजित हुई। इसका विषय क्या था? अमृतकाल में पुलिसिंग। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस दोस्तों कहाँ आयोजित हुई? प्राग, चेक गणराज्य की प्राग में जो है इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम याद रखिएगा, टुगेदर ऑन रोड अगेन। भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नदी उत्सव का आयोजन दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आयोजन नई दिल्ली में हुआ, तो कोई नदी के किनारे वाला भी शहर दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नदी उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ, आयोजित हुआ। बंगस महोत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव है। दिव्य कला मेला दोस्तों वाराणसी में आयोजित हुआ, इंपॉर्टेंट है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हुआ। इसका विषय याद रखिएगा, सुरक्षित और सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करें राष्ट्र की समृद्धि। तो सुरक्षित और सुदृढ़ बांध और मजबूत राष्ट्र, इस तरह से याद रखिएगा। भारत यूके के बीच 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता आयोजित हुई और इन देशों ने वार्ता के दौरान भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की। तो ये कोई ब्रिज, भौतिक ब्रिज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को लेकर ब्रिज है, मतलब एक दूसरे के बीच एक ब्रिज बना रहेगा, एक दूसरे को सहयोग करेंगे इन मामलों पर। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में हुआ। दूसरा, कलिंग साहित्य उत्सव ओडिशा में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम का आयोजन मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ आयोजन इसका, और वहीं पर जो शांता थोटम है उन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है अवार्ड ये। G20 के जो संस्कृत मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, याद रखिएगा। तो थाईलैंड में 2 बैठकें हो चुकी हैं, एक ऊपर मैं बता चुका हूँ, और ये विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन भी थाईलैंड में हुआ है। तो जो नौसेना थी उसकी संगोष्ठी वहीं पर हुई, कहाँ? बैंकॉक में ही, और ये विश्व हिंदू कांग्रेस, इसका भी आयोजन बैंकॉक में ही हुआ। इसका विषय क्या था? जयस्य आयतनम धर्म। विश्व काफी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5वें क्रम का बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ। ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना थे, शुभंकर काफी स्वामी। इंडिया में पहली बार हो रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत स्टार्टअप महोत्सव दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित हुआ, 2 क्रम का था। थीम इसकी विषय याद रखना है, इनोवेशन एट द बॉटम। उनमें क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ। थिंक 20 शिखर सम्मेलन दोस्तों कर्नाटक के मैसूर में आयोजित हुआ। सेमीकॉन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था को बढ़ावा देना इसका विषय था। हेलीकॉप्टर और लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन खजुराहो में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वाले का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन ग्वालियर में हुआ, लेकिन जो हेलीकॉप्टर और लघु विमानन शिखर सम्मेलन है वो खजुराहो में आयोजित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय वाला ज़्यादा याद रखिएगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ह्यूमन प्लेनेट फोरम न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम याद रखनी, कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट। काशी तेलुगु संगमम या फिर काशी तमिल संगमम, शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करता है, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय मत कर दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय, वाराणसी में आयोजित हुआ, 2 क्रम का था, ये भी याद रखिएगा। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ। ढाका में और क्या है दोस्तों? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर।
बिम्स्टेक, और जिसके जो महासचिव पहली बार बनाए गए हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो है पहली बार भारत के महासचिव जो हैं इसमें नियुक्त किए गए हैं। बर्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन वाशिंगटन में हुआ। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। इसमें ताजिकिस्तान और नीदरलैंड सरकारें जो है शामिल रहीं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ। इसमें भागीदार कौन था? मध्य प्रदेश, और सहयोगी भागीदार कौन था? उत्तर प्रदेश। फिर है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत की ओर से दोस्तों फसाई ने प्रतिनिधित्व भारत का किया, और ये जो है पहली बार भारत में हुआ, इंपॉर्टेंट है। 22वीं बर्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? कुआलालंपुर मलेशिया, जो कि मलेशिया की राजधानी है। 26वीं बर्ड माइनिंग कांग्रेस दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुई। ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इस अवसर पर भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में है उसको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। फिर है पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ? लंदन। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेले की बात हो रही है तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है, मार्च 2023 में, और इसकी थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक पुस्तक मेला दोस्तों लखनऊ में भी हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ये विश्व पुस्तक मेला है। फ्यूचर एनर्जी एशिया दोस्तों शिखर सम्मेलन है ऊर्जा क्षेत्र का, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ। तो देखिए बैंकॉक में 3 सम्मेलन जो है आयोजित हो चुके हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन IIT बॉम्बे और खनन मंत्रालय के द्वारा मुंबई में किया गया। क्वाड लीडर्स समिट, क्वाड आप जान ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US, इन चारों का समूह है क्वाड, हिरोशिमा में आयोजित हुआ। एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी अपने यहाँ के, बाइडन अमेरिका के, और फूमियो किशिदा जो है वो जापान के हैं, ये चारों इसमें शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। 8वां रायसीना डायलॉग दोस्तों नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी थीम याद रखिएगा, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, बस इतना याद रखिएगा, आगे का पढ़ लीजिएगा। और मेन बात जो आपको याद रखनी है, इटली की जो प्रधानमंत्री है ना जॉर्जिया मेलानी, वो इसमें मुख्य अतिथि रहीं। बायो एशिया दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन जो है हैदराबाद में आयोजित हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22वें क्रम का है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन इसकी थीम थी। उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए समझौता हुआ है भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच, ठीक है। जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली के विकास के लिए इसका ये समझौता किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों आपको बता ही चुका हूँ, टेरी के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या थी? अमृतकाल डिजिटल इंडिया एट 100। WHO और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता हुआ, किस चीज़ को लेकर? पारंपरिक चिकित्सा और को बढ़ावा देने के लिए और उससे संबंधित वैश्विक रणनीति बनाने के लिए, आयुष मंत्रालय और WHO के बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, आयुष मंत्रालय। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेलों में से एक है, फरीदाबाद में संपन्न हुआ। भागीदारी देश को जरूर याद रखिएगा। और थीम स्टेट कौन से हैं? तो चूंकि आप सभी जानते हैं हरियाणा में इसका आयोजन हुआ, एक तरह से पश्चिम भारत में है, तो इसमें जो थीम स्टेट थे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे। और जो आपको याद रखना है इसमें भागीदार कौन थे? SCO के सभी देश। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, विदेश मंत्रालय इसका आयोजन करता है। फिजी सरकार के सहयोग से, फिजी में ही एक कन्वेंशन सेंटर है नांदी, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और उसकी थीम क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अब कुछ संधियाँ और समझौते हैं, उनको देख लेते हैं। भारत और गुयाना के बीच समझौता हुआ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग के लिए। भारत और USA के बीच समझौता हुआ है नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, ये हम लोग कर ही चुके हैं, जलवायु अनुकूलन विद्युत प्रणाली जो है वो उसकी स्थापना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है। अगला देखते हैं, IGLA-S क्या है दोस्तों? रूस द्वारा भारत को हाथ से संचालित एक मिसाइल है, पोर्टेबल, मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, मैनपैड्स जिसको कहते हैं। IGLA-S याद रखिएगा। इसके उत्पादन के लिए भारत और रूस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। IGLA-S नाम जरूर याद रखिएगा। भारत और इटली के बीच जो श्रमिक हैं, छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनके प्रवासन को सुरक्षित और जिम्मेदार रूप से सुरक्षित, मतलब उनके प्रवासन को जो है सुरक्षित बनाने के लिए, कई बार धोखाधड़ी होती है, दलाली हो जाती है, तो आवाजाही को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए भारत और इटली के बीच समझौता हुआ है। निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। चुनावी साक्षरता से संबंधित
क्लास जो है वो चलाई जाएगी। किस कक्षा में? 6 से 12 तक। तो 6 से 12 याद रखिएगा। पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण के लिए समझौता हो गया है। पहला है ये प्रशिक्षक पोत रक्षा मंत्रालय और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के बीच, जो कि मुंबई में है। फिर है डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, दोनों मंत्रालयों के बीच। किसके बीच? दोनों मंत्रालय कौन सा? एक भारत का हो गया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और दूसरा फ्रांस का मंत्रालय, वो भी इसी क्षेत्र का मंत्रालय था। तो 5 वर्ष के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर। भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच समझौता हुआ है समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद विनियमन के संबंध में। ठीक है, जो भी चिकित्सा उपकरण हैं उनका विनियमन होगा। ठीक है, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनके जो नख थे जिनको वो हाथ में पहना करते थे, उनको लंदन से वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता किया, जो कि लंदन में है। उत्तर प्रदेश सरकार और नुएवो लियोन, ठीक है, मैक्सिको में है दोस्तों, दोनों के मध्य, मैक्सिको का राज्य नुएवो लियोन। ठीक है, तो दोनों के मध्य पर्यटन, बुनियादी ढांचा और फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग जो है दोस्तों, और इसके साथ ही गुजरात विज्ञान और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गुजरात सरकार और जो वनवेव इंडिया एक जो निजी कंपनी है, इनके बीच समझौता हुआ है सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए। याद रखिएगा। कुछ संगठनों को देख लेते हैं। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद की बात करें दोस्तों, भारत जो है 2024-25 के लिए क्या हुआ है, परिषद के लिए भारत का इसमें चुनाव हो गया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लंदन में। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन रोम में इसका हेडक्वार्टर है। एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में भारत को इसमें शामिल किया गया है। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी हेडक्वार्टर लंदन में ही है। IMO का भी हेडक्वार्टर लंदन में ही है। तो भारत जो है ISO का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया है 2024 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका 33वां सम्मेलन भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है WOAH, और जो WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो जिनेवा में है। लेकिन जो जानवरों के लिए WHO है वो पेरिस में है, याद रखिएगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस, स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन तकनीकी के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। कौन? फ्लाइंग वेज डिफेंस। साब क्या है दोस्तों? स्वीडन की एक रक्षा निर्माता कंपनी है। तो ये भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। ये दोस्तों कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल का निर्माण करती है, याद रखिएगा। फिर है सवर बैंक दोस्तों, ये रूसी बैंक है जो सेबी के साथ पंजीकृत हो गया है, याद रखिएगा। और ऐसा पंजीकृत होने वाला पहला रूसी बैंक बना है सवर बैंक। NTPC लिमिटेड की बात करें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 का अवार्ड इसे ही प्रदान किया गया है फोर्ब्स के द्वारा। फिर है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका अध्यक्ष जो है लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दोस्तों 10 वर्षों के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से इसको मान्यता मिल गई है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को। इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क दोस्तों, CBI अकादमी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI अकेडमी आधिकारिक तौर पर इस नेटवर्क में शामिल हो गई है। इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क। तेल और प्राकृतिक गैस निगम दोस्तों ONGC की बात हो रही है। USA के द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है ONGC। HDFC बैंक की बात करें तो मूल कंपनी इसकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ रिवर्स विलय HDFC बैंक का विलय हो गया, और उसके बाद जो है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है HDFC। फिर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत जो है इस समूह में शामिल होने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्राइसिस होगा तो भारत रिस्पॉन्स करेगा। यूनेस्को की बात करें दोस्तों तो इसके घटक निकाय में दोबारा अमेरिका जो है शामिल हो गया। कब? 4 जुलाई को, जब उसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यूनेस्को, और ट्रंप के समय में ये इससे बाहर हो गया था। तो दोबारा यूनेस्को में शामिल कौन हुआ? अमेरिका। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 दोस्तों, शीर्ष 5 मूल्यवान ब्रांड जो हैं जारी किए गए, उसमें टाटा पहले स्थान पे है। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क, टीकों के परीक्षण के लिए भारत जो है इसमें शामिल हो गया है। टीकों के परीक्षण से संबंधित नेटवर्क है, भारत इसमें शामिल हो गया है। एयर विस्तारा क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली वाणिज्यिक उड़ान भरने वाली जो है पहली भारतीय एयरलाइन बनी है एयर विस्तारा।
अब विधि और न्याय से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, वीडियो बड़ी हो सकती है भाई। राज्यसभा द्वारा एक दूरसंचार विधेयक पारित किया गया और इस विधेयक में प्रावधान था भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में संशोधन करने का, इतना याद रखिएगा। तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 याद रखिएगा। इसके साथ ही जो ट्राई एक्ट है वो कब बना था? 1997। तो दोनों में संशोधन जो है इस विधेयक के द्वारा किया जाना है। इसमें क्या होगा, किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम से जुड़े उपकरण को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार अब सरकार को मिल गया है। केंद्रीय माल और सेवा कर जीएसटी की बात हो रही है, इसमें दूसरा संशोधन हो रहा है। एक्ट कब बना था? 2017 में। तो दूसरा संशोधन हुआ है और इसमें इस अधिनियम में कहा गया है कि जो प्राधिकरण होगा, अपीलीय प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष की आयु 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है और जो इसके सदस्य हुआ करते थे उनकी आयु 65 से 67 हो गई है। तो जो 65 थे पहले वो 67 में पहुंच गए हैं और जो 67 में थे अध्यक्ष वो अब 70 में पहुंच गए हैं। फिर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त संबंधी शर्तें। दोस्तों ये भी विधेयक पारित हो गया लोकसभा में। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा और इस चयन समिति में एक तो मोदी जी खुद होंगे, दूसरा उनका एक कैबिनेट मंत्री होगा और तीसरा जो है लोकसभा में नेता विपक्ष होगा। तो इस तरह से एकदम पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया जो है हो, उसी के लिए यह विधेयक लाया गया। बिहार जो है दोस्तों अपने यहाँ जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए फिर आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक विधेयक लाया है जिसे पारित कर दिया गया है। इसमें जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। 65% करने का प्रावधान है। और जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसमें पहले से था 10%, तो टोटल आरक्षण जो है वो बिहार में 75% हो जाएगा। समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं इसके अध्यक्ष थे और जो ब्याह की अनुमति है वो देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड में शामिल हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड दोस्तों सभी न्यायालय जो हैं एक ग्रिड से जोड़ दिए जाएंगे जिनमें एक दूसरे का डेटा जो है वो अवेलेबल रहेगा, उस ग्रिड में रहेगा। तो जिसको जैसी आवश्यकता होगी वो उस डेटा को निकाल के अपना काम करेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति ने 11 अगस्त को मंजूरी दी। ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है। और इसमें कहा क्या गया है, ये जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम, ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करता है और केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके कार्यकाल, उनकी सेवा, उनके वेतन इत्यादि को निर्धारित करने का अधिकार अब केंद्र सरकार को मिल जाएगा और मिल ही गया क्योंकि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव दिल्ली और गृह सचिव दिल्ली शामिल होंगे। यह प्राधिकरण क्या करेगा, अधिकारियों का स्थानांतरण, नियुक्ति, वेतन वेतन ये सब जो है इसके संबंध में काम करेगा। उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम दोस्तों 11 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। तो दिल्ली वाले एक्ट को भी 11 अगस्त को मंजूरी मिली और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को भी मंजूरी मिली। ये जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्री जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करेगा खुद। जैव विविधता संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 अगस्त 2023 को मंजूरी मिली। ठीक है, 3 अगस्त 2023 को मंजूरी मिली। यह अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। ये वही जैव विविधता अधिनियम है जिसके आधार पर 2003 में जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। और यही 3 जो है इस 3 से जोड़ दीजिएगा। तो 3 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम, ठीक है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, इंग्लिश में याद रखिएगा। तो यह एक्ट जो है दोस्तों राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन को मंजूरी मिली जिसमें 29 सदस्य होंगे। काम इसका क्या होगा, जो नर्सिंग क्षेत्र है, ठीक है, नर्सिंग से संबंधित शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना और जो संबंधित नियम हैं उनका विनियमन करना। ठीक है, एक तरह से कहें कि जो नर्सिंग की शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग दोस्तों, ये दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 को निरस्त करता है। इसमें 33 सदस्य होंगे। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, दंत चिकित्सा का जो पेशा है उसके लिए नए नियम बनाना, उसका विनियमन करना। विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट में राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा को 3 वर्ष की सजा से बढ़ाकर 7 वर्ष देने की सिफारिश की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष और दिवस दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी, एक्ट टुडे। यदि बात करें राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है 53वां विजय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 के दिन युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय हुई थी। ठीक है, उसी उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है।
मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम भी याद रखिएगा, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, थीम सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज इसकी थीम थी। विश्व एड्स दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 दिसंबर, थीम लेट कम्युनिटीज लेड इसकी थीम थी, लेट कम्युनिटीज लेड। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। विश्व बाल दिवस दोस्तों 20 नवंबर को मनाया जाता है, थीम फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ये भी याद रखिएगा। तो उसी महीने में विश्व बाल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों जो हैं वो 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। तो जो बच्चा होता है वो मधु को बहुत चाव से चाटता है, शहद की बात हो रही है, तो बाल और मधु दोनों को जोड़िएगा, एक के दिन मनाए जाते हैं। ऐसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पुरुष लोटा लेके ज़्यादा जाते हैं शौच के लिए, तो शौचालय दिवस और पुरुष दिवस दोनों 19 नवंबर को मनाए जाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज डे की थीम याद रखिएगा, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 8वां आयुर्वेद दिवस दोस्तों 10 नवंबर को मनाया गया, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद इसकी थीम थी। विश्व पोलियो दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 डे 1 फोकस इसकी थीम थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भारतीय भाषा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बार मनाए जाने की घोषणा की किसने? यूजीसी ने। कब? प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को। क्यों दोस्तों? प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के अवसर पर 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। याद रखिएगा भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है दोस्तों वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर इसकी थीम थी। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, यूज हर्ट नो हर्ट इसकी थीम थी। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। कैसे याद रखना है? रेबीज दोस्तों, रेबीज क्या है? वायरस जनित एक रोग है, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है और इसका जो पेशेंट होता है वो जल को देख के बहुत डरता है, भौंकने लगता है। तो जल मतलब समंदर की बात हो रही है और रेबीज कुत्ते की बात हो रही है। तो दोनों जो है दोस्तों 28 सितंबर को ही मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 अक्टूबर को। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट इसकी थीम थी, इसकी थीम भी आपको रट लेनी है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, थीम इसकी इंपॉर्टेंट है पर्यटन और हरित निवेश। इस बार UNWTO ने इस दिवस को मनाने के लिए सऊदी अरब का चयन किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया और यह जो है अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है, 11, 21, 101 ये सब पवित्र नंबर हैं जो शांति और श्रद्धा को संबोधित करते हैं। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था शांति के लिए कार्रवाई। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको रटनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग दी ओजोन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, एम्पावरिंग दी नेक्स्ट जनरेशन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 जून को। इसकी थीम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि UN मुख्यालय में मनाया गया और मोदी जी ने इसमें हिस्सा भी लिया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया। और वहीं भारत में इसके लिए विषय क्या था? हर घर आंगन योग। दोनों याद रखिएगा। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया और इसी दिन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इंदौर पहले स्थान पे, आगरा दूसरे स्थान पे और मुंबई का ठाणे तीसरे स्थान पे है। इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर क्लीन एयर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को मोदी जी ने मनाए जाने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम था वो चंद्रमा की सतह पर उतर गया, लैंड कर गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम भी रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन या फिर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, हैशटैग ये अभियान चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम क्या थी? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मई को मनाया जाता है। ग्रो फूड नो टोबैको थीम थी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये भी रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मई को। थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपको याद रखना है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। 1 लाइफ 1 लीवर इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इस बार थीम थी शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, आई लव स्पैरो इसकी थीम थी।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 में देखो वन लगा हुआ है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी थीम आपको याद रखनी है। डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी इसकी थीम थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, थीम क्या थी? वुमेन एंड आईपी, बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ऊपर हमने वन दिवस देखा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस या फिर विश्व वन्यजीव दिवस की बात हो रही है, तो दोनों ही मार्च महीने मनाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और वन दिवस जो है वो 21 मार्च, जिसमें वन लगा है तो वो 21 में लगा हुआ है। इसकी भी थीम याद रखनी है, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी थीम थी। विश्व मलेरिया दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 अप्रैल को मनाया जाता है। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इसकी थीम थी। विश्व पृथ्वी दिवस भैया 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता इसकी थीम थी और 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो एंड पीस इसकी थीम थी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। अर्थ आवर सूट डे दोस्तों जो है वो 25 मार्च को मनाया गया। बिजली के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसको मनाया जाता है और इस दिन जो है 1 घंटे के लिए अनावश्यक जो लाइटें हैं वो बंद करके लोगों को जागरूक किया जाता है। WWF इसका आयोजन करवाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के ग्लैड में इसका हेडक्वार्टर है। टीबी दिवस भैया 24 मार्च को मनाया जाता है और थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2050 को, अरे यार 25 जनवरी 2050 कहाँ पहुँच गए तुम? 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ था। उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। जब तक वोट जैसा कुछ नहीं, इस भावना से वोट डालेंगे तो हमेशा वोट खरीदे ही जाएंगे और ऐसे ही सब चलता रहेगा। मुझे लगता है कि मतदान को मताधिकार से रिप्लेस कर देना चाहिए। जब तक दान रहेगा ना तब तक लोगों को उसकी कीमत महसूस ही नहीं होगी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स इसकी थीम थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। क्लोज दी केयर गैप इसकी थीम थी। अब भैया कुछ और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो इकट्ठे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो इकट्ठे दे दिए गए हैं, जो आपको याद होने चाहिए। ये पीछे जो थीम थी, अक्सर थीम पूछ ली जाती है, पिछली बार भी एक थीम पूछी गई थी, तो जो थीम हाईलाइटेड है और जिसको मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है और लिखा भी है, उसको आप रट लीजिएगा अच्छे से। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभी हम देख चुके हैं, 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, सारे इकट्ठे करके आपको एक ही जगह पे दे दिए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर और राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को और भारतीय नौसेना दिवस ये भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर और प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। तीनों 26 नवंबर ही हैं, याद रखिएगा। बर्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो दिवस भी दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। जब खाने के लिए खाद्यान्न होगा तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी, तो पहले खाद्यान्न फिर गरीबी, दोनों अक्टूबर महीने में ही हैं, 16 और 17 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, एक महीने पहले। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इस बार मनाया गया 7 सितंबर को, इंपॉर्टेंट है। इसी दिन इंटरपोल की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, पहले भी बोल चुका हूँ। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को। इस दिन दोस्तों पाणिनि, जिनकी रचना है अष्टाध्यायी, उनकी जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस, ठीक है, 12 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त और विश्व शेर दिवस ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसी दिन नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार गोल्ड जीता था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 26 जुलाई। 24वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। और इस तरह से सभी महत्वपूर्ण अभी और भी हैं भाई।
17वां सांख्यिकी दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, विश्व संगीत दिवस 21 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व दुग्ध दिवस दूध पी के आए जुनून 1 जून, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। तो दोस्तों चीज़ें थोड़ा कठिन तो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भैया बहुत है। संक्षिप्तकी का जो है लगभग 50% से ज़्यादा वेटेज रहता है परीक्षा में। करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें लगभग आधे क्वेश्चन जो है यहीं से कवर हो जाते हैं। तो बढ़िया से तैयार तो करना ही है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी आप लोग दे ही रहे हैं, उसके साथ ही आप यूपी पीसीएस के लिए एक तरह से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्होंने नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तो जल जो है दोस्तों किस पे होता है? पृथ्वी पर। तो जल दिवस मार्च में, ठीक, कब? 22, और उसी तिथि को, उसी दिनांक को 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पहले जल किस पे होता है? पृथ्वी पर। अप्रैल महीने में पृथ्वी दिवस, मार्च महीने में जल दिवस। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं पृथ्वी और जल दिवस को लेके। तो अप्रैल महीने में पा है ना, इस पा को पृथ्वी से जोड़ दीजिएगा तो कभी नहीं भूलेंगे, और जल में पा है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अभी आपको पीछे पढ़ाया है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। कुछ पुस्तकें दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद करनी है, आपको रटनी है बढ़िया से, सारी नहीं रटनी है। ब्रेकिंग द मोल्ड दोस्तों रघुराम राजन और रोहित लांबा की है। रघुराम और रोहित की पुस्तक है। नए भारत का सामवेद जो है दोस्तों, इसका विमोचन कोविंद जी ने किया था। नरेंद्र मोदी की किताब है। नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी एनडी मैरिनो की किताब है। द नमो स्टोरी जो है दोस्तों वो किंगसुक नाग की किताब है। एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो जो है दोस्तों हुमा कुरैशी की है। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी किताब है आप बताइएगा? वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की है, हीरोइनी है, अक्षय कुमार की पत्नी है। प्रोफेट सॉन्ग पाल लिंच, ठीक है, ये सब वो पुस्तकें हैं जिन्हें कोई ना कोई अवार्ड मिला है। वेस्टर्न लेन चेतना मारू, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। साल्ट एंड पेपर दोस्तों सुकृता पाल। मुझे पहचानो अरे दीवानो संजीव। राग जानकी नीलम शरण, ये सब साहित्य अकादमी पाई हैं। फिर है माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक रंजन अग्निहोत्री। भाई बहुत ज़्यादा एकदम अब एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। द प्रोफेट खलील जिब्रान। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मिनहाज मर्चेंट। लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट, शेर, ऐसे शेर जो चंद्रमा की रोशनी पी गए, एस सोमनाथ, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। फायरवर्ड आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बताया है, पेरुमल मुरुगन। नेहरूज इंडिया, टेलर सरमन। लैंड गन्स कास्ट एंड वुमेन, गीता रामास्वामी। नाइफ जो है दोस्तों वो सलमान रुश्दी की किताब है। माई डांस विद, ये हो ही गया है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य वंशम, ठीक है, शिवशंकरी, जिनको सरस्वती सम्मान मिला है, खूब अच्छे से आपको ये सब किताबें बताई हैं। जब अवार्ड पढ़ाए हैं तो ट्रिक के साथ बताया है। मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी। फायर ऑन दी गंगाज, राधिका अयंगर। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड, उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। फ्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, शशि थरूर। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा राय। ये दोस्तों अनुराधा राय को इसके लिए इंग्लिश भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पिछले वर्ष। पैरेलल लाइन्स मीट और हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, ये दोनों पी श्रीधरन पिल्लई की किताबें हैं। ये जो है दोस्तों गोवा के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी.एन. शेषन, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष की किताब है। टाइम शेल्टर, जॉर्जी गास्पोंडी नोब की किताब है, ये भी पुरस्कार पाने वाली किताब है। पागल खाना, ज्ञान चतुर्वेदी की है, पिछले वर्ष इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। विक्ट्री सिटी और नाइफ, दोनों किताबें सलमान रुश्दी की हैं। यूपी टू यूक्रेन, अभिषेक उपाध्याय की है। इंदिरा फाइल्स, विष्णु शर्मा की है। और द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की। कैसे याद रखना है? मिशेल मतलब मसाल, और मसाल में क्या होता है? आग होती है। आग क्या करती है? लाइट फैलाती है, और इस मसाल को कैरी किया जाता है, हाथ में कैरी किया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, द लाइट वी कैरी, मसाल ओबामा, ठीक है, मिशेल को मसाल पड़िएगा। फिर विविध तथ्यों को देखते हैं। पानसर तालाब गुजरात के गांधीनगर के कलोल में है। इस तालाब का लोकार्पण किया है अमित शाह जी ने, और यहीं पर नैनो DAP का प्लांट भी जो है उद्घाटित किया है। तो ये पानसर तालाब जो है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हुई। मुख्य न्यायाधीश जो है वहाँ के रवि मलिमत थे। MP वाले विशेष रूप से याद रखें। प्रोजेक्ट प्रयास जो है दोस्तों युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए
ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और जो भारतीय विदेश मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही एक समझौता किसके साथ हुआ है, अभी हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, तुर्की के साथ हुआ है, तुर्की की इटली, देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष जो ऊँट के बच्चे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2024 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। JN1 क्या है दोस्तों, एक नया वायरस था, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट था जो चर्चा में था। 2031 से 32 तक जो भारत सरकार है उसने परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा है, याद कर लीजिएगा, 22,480, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। NTPC समूह दोस्तों सबसे तेज विद्युत उत्पादन करने वाली एक कंपनी बन गई है, याद रखिएगा। नमो दोस्तों, नमो नहीं, यहाँ पर नोमा क्या है, एक रोग है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले देशों में जो लोग रहते हैं उनको होता है। WHO द्वारा इसको इग्नोर करने वाले रोगों की सूची में शामिल कर दिया है, मतलब इसका लोगों पर ध्यान नहीं जा रहा है, गंभीर बीमारी है। इसमें होता क्या है, नोमा में मुंह और चेहरे की एक गंभीर बीमारी है जिससे मुंह विकृत हो जाता है। गरीबी वाले और क्षेत्रों में कुपोषित बच्चे जो इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। ऑटोनॉमस जो है दोस्तों DRDO द्वारा, और ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग डिमोन्स्ट्रेटर है, मतलब एक विध्वंसक है। इसको DRDO द्वारा कर्नाटक में स्थित चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, DRDO द्वारा इस डिमोन्स्ट्रेटर को बनाया गया है, इतना ही याद रखिएगा। सूरत हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी गई है। INS तारमुगली नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया, नौसेना में शामिल कर लिया गया INS तारमुगली। बर्ड ऑफ द ईयर 3 डिक्शनरी हैं, तीनों को याद कर लीजिएगा। कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसमें हेलुसिएंट को जो है बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जिसका अर्थ होता है माया। ठीक है, जादू टोना माया। कॉलिंस डिक्शनरी दोस्तों इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसने रिज शब्द को जो है बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसमें क्या होता है, एक मेल जो है अपने फीमेल पार्टनर को या फिर फीमेल पार्टनर जो है अपने मेल पार्टनर को आकर्षित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है, मतलब दोनों के आकर्षण को दिखाने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, रिज। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला साइबेरिया में खोजा गया, किस नदी के किनारे, अमन्या नदी के किनारे। जायरोकॉप्टर दोस्तों हेलीकॉप्टर की तरह एक टैक्सी टाइप का छोटा सा हेलीकॉप्टर है जो निश्चित क्षेत्रों में उड़ान भर के पर्यटन के उद्देश्य से जो है चलाया जाएगा। कहाँ, उत्तराखंड में हरिद्वार में इसका सफल परीक्षण हो गया है, जायरोकॉप्टर। अक्टोसाइड टेबलेट है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। रेडियोथेरेपी से जो उपचार कराते हैं कैंसर रोगी, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसका विकास किया गया। 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र किसे दिया गया, बंसिका नंद किशोर को। 1 करोड़वां 2 वर्षीय दिव्यांग बालिका है, याद रखिएगा, बंसिका नंद किशोर। फिर है विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन चीन में शुरू हो गया है, जिनपिंग पर्वत के नीचे बनाई गई है। विश्व का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किसने उसका परिचालन प्रारंभ कर दिया, चीन ने। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, बढ़िया कॉलेज, आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलेज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी जिलों में इनके संचालन की घोषणा की है, मध्य प्रदेश राज्य ने। डायमंड वोर्स दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिषद है जो हीरे और जो आभूषण है उनके व्यापार के लिए सूरत में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नम्मा कंबाला जो है दोस्तों भैंसों की दौड़ है जो पहली बार बेंगलुरु में आयोजित हुई है, कहाँ, कर्नाटक में। नेवल एंटी शिप मिसाइल DRDO ने बनाई, बस इतना याद रखिए, छोड़ भी सकते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन दोस्तों केरल का है। संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन है UNWTO की केस स्टडी का ये हिस्सा बना है केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में दोस्तों शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हलाल ब्रांड उत्पादों की बिक्री पर उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई है। इस्लाम या फिर शरीयत के अनुसार जो चीज़ें जायज़ हैं, जो मुनासिब हैं, उनको हलाल कहा जाता है और जो उसके खिलाफ हैं उनको हराम कहा जाता है। तो कंपनियों ने मुस्लिम अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए कुछ उत्पादों पर इस तरह का टैग जो है वो देना शुरू कर दिया था। बाद में कुछ अन्य कंपनियां भी देने लग गई, तो फिर वो एक विभाजनकारी मानसिकता जो लोगों में पैदा हो गई थी, हिंदू मुसलमान वाली, तो एक तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। तो उसी तनाव पर कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठा दिया। खाद्य उत्पादों के साथ अब दवाओं पर भी लागू हो गया। दुर्लभ धातु टेंटलम, इसकी खोज पंजाब में सतलुज नदी के किनारे IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की। इसका परमाणु क्रमांक 73 है। एक चिक जो है दोस्तों चिकनगुनिया वैक्सीन है, अमेरिका ने इसकी खोज की है। तो चिकन में चिक है और इसके नाम में भी चिक है, दोनों को जोड़ के याद रखिएगा। चक्रवात मिधली जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आया, बांग्लादेश के तट से टकराया, नाम इसको मालदीव ने दिया, जिसका अर्थ होता है विशाल वृक्ष। इंकोर दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, चुनाव प्रबंधन के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने लॉन्च किया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस एक ट्रैकर पायल, हाथ पैर में पहनने वाली पायल है। ये जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जमानत पर जो छूटे आतंकवादी हैं उन पर नज़र रखने के लिए भारत
उन पर नज़र रखने के लिए प्रयोग की और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली पुलिस बनी। अब पुलिस को नकारात्मक जाने क्यों कहा जाता है, पुलिस बनी। जब वैसे पुलिस की छवि देखिए आप पब्लिक डोमेन में, पुलिस से बहुत डरते हैं लोग, लेकिन उसको देखा जाता है पुलिस आ गई। खैर, नारी सशक्तिकरण की ओर एक अच्छा उदाहरण जो है महसूस होता है कभी कभी कि कम से कम जो स्त्रीलिंग है उसको थोड़ा तवज्जो दी जाती है। मिट्टी कैफ़े चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो हमारे सीजेआई हैं, उच्चतम न्यायालय के परिसर में उद्घाटन किया गया और इसके जितने भी कर्मचारी सबके सब दिव्यांग हैं। अमीनी दोस्तों आप सभी जानते हैं, माल लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है, उसी के नाम पर एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जो है वो लॉन्च किया गया। फिर सेना का अस्पताल दिल्ली छावनी में उसने क्या किया, नॉन सर्जिकल ट्रांस कैथेटर पल्मोनरी वाल्व का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण जो है वो 8 वर्ष की बच्ची में किया। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, आप सभी जानते हैं, दिन और रात दोनों समय में बहुत ज़्यादा फायरिंग करने में इसने सफलता हासिल की। मतलब एक तरह से उसका टेस्ट हुआ। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में इसका अनावरण हुआ और इसके जो देवता हैं वो भगवान शिव का पूरा खानदान है। उसमें शिव स्वयं है, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, तीनों देवताओं को समर्पित है ये मंदिर। प्राकृतिक पूंजी निधि जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना आप सभी जानते हैं, उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में यह घटना हुई। 41 मजदूर फंसे थे। 12 नवंबर को जब हम दिवाली मना रहे थे तो इनकी दिवाली काली हो गई थी। 28 नवंबर को ये लोग बाहर आए और इनको बचाने के लिए राज्य सरकार ने जो मिशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन जिंदगी। ऑस्ट्रेलिया के जो टनल एक्सपर्ट थे अर्नाल्ड डिक्सर, इन्होंने इनको बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। B-21, और ये भले ही ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट रहे हों लेकिन टेक्निक जुगाड़ हमारी काम आई, रैट माइनिंग। B-21 जो है दोस्तों एक रडार है, बम वर्षक विमान है, पहली उड़ान जो है भरी, अमेरिका का विमान है, याद रखिएगा। विश्व का पहला पोत से पोत LNG हस्तांतरण किसने किया, गेल इंडिया लिमिटेड ने। गौरव ट्रेन टूर जो है दोस्तों दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच शुरू किया गया। पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति महाराष्ट्र ने जारी की है। फिर क्या है, कैलिस कोका एक टीका है, कोकीन और क्रैक की लत से जो युवा वहाँ पर चूर हैं, उसके नशे में चूर हैं, उनसे उस लत को खत्म करने के लिए ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिस कोका नामक टीके की खोज की। सिंहासन कक्ष जो है दोस्तों, सिंहासन कक्ष जो है वो कोलकाता के राजभवन में, जो पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पर एक प्रतिष्ठित कक्ष का नाम हुआ करता था। अब उस कक्ष का नाम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है, सिंहासन कक्ष। इंडिया स्किल्स दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर हुआ, जिसमें भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ। तिलापिया वायरस जो है दोस्तों एक मीठे पानी की मछली है, उसमें इसको पाया गया, उसका नाम है तिलापिया, उसी के नाम पर इसका नाम तिलापिया वायरस कर दिया गया। तमिलनाडु के रानीपेट में पहला मामला सामने आया। भोपाल का एक थाना है, महिला पुलिस स्टेशन, जो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला थाना बन गया है। श्री रविदास जी जो हैं, मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के सागर में इनके स्मारक की आधारशिला रखी गई। कृषि डाटा एक्सचेंज, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है हैदराबाद में लॉन्च किया गया। LOC के पास भारत का पहला डाकघर जो है कहाँ, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किशनगंगा नदी के तट पर जो है स्थापित किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। भारत जापान फंड दोस्तों, दोनों देशों ने, ठीक है, 600 मिलियन का फंड जो है मिलकर बनाया है, जो कि एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। 600 मिलियन, इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 49% है और जापान की हिस्सेदारी 51%। हाईकून क्या है दोस्तों, ताइपे जो चीन की कंपनी, जो ताइवान है उसके द्वारा एक बनाई गई पनडुब्बी है हाईकून। उल्लास क्या है दोस्तों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जन साक्षरता से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। संविधान सदन पुराना जो संसद भवन है उसका नाम बदलकर उसका नया नाम जो है अब संविधान सदन कर दिया गया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इसको हरी झंडी दिखाई गई। नीराक्षी क्या है दोस्तों, भारत में अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है, जो चीज़ों की निगरानी करेगा, पनडुब्बी वगैरह का पता लगाएगा और जो सर्वेक्षण करेगा एक तरह से। नीराक्षी अंडर वाटर वाहन है। बेनेडियम की खोज दोस्तों गुजरात में की गई दुर्लभ धातु है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय के द्वारा साइबर हमलों से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्रुवास्त्र दोस्तों, भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा इस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी गई। हवा से सतह पर एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। 108 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में अमित शाह ने किया। कहाँ दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और यहाँ पर एक गाँव है
और उस गांव में जो मंदिर है राघवेंद्र स्वामी मंदिर वो प्रसिद्ध है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये दोस्तों दोनों कामिक के नाम हैं जो निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है। CSIR प्राइम ET11, तो प्राइमा ET11 क्या है? एक स्वदेशी ट्रैक्टर है, पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। पोत बिंदगिरी मुर्मू द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पोत का शुभारंभ किया गया, पोत बिंदगिरी। इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र, अमित शाह जी के द्वारा गुजरात के गांधी धाम में इसका शिलान्यास किया गया, हम ऊपर भी देख चुके हैं। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, देश की पहली, गुजरात के महसाणा जिले में इसकी स्थापना के लिए लंदन की जो कंपनी है बनवेब, उससे गुजरात सरकार ने समझौता किया है। बनवेब विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो चीन ने बनाया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? जिकुकुआन, जिसे अब जिकुकुआन सैटेलाइट उसे लॉन्च किया गया और उस रॉकेट का नाम जो है जुकू-2। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। भारत यहाँ पर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भाषा दोस्तों ओडिशा की भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश को जो है मंजूरी दे दी गई है। केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से शासित राज्य बन गया है। केरल में ही दोस्तों मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनके लिए कल्याण कोष शुरू करने की घोषणा की गई और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया। अक्षर रिवर क्रूज जो है दोस्तों अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया। भारत में निर्मित पहला पैसेंजर कटरमैन है ये। साथी पोर्टल जो है दोस्तों बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए गुणवत्ता युक्त बीजों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए जो है साथी पोर्टल कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंसरी। हाइड्रा क्या है दोस्तों? नॉर्वे की एक कंपनी है नॉरलेड, उसके द्वारा विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है। टाइटन पनडुब्बी दोस्तों टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोज के लिए जो है अटलांटिक महासागर में गई थी और उसमें विस्फोट हो गया और 5 लोगों की मौत हो गई थी। एस सोमनाथ जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के लैब का अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया। तो इन स्पेस का एक लैब जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित हो गया है। सागर मंथन दोस्तों क्या है? सर्बानंद सोनेवाला, जो जहाज पर लेटकर सोकर सर्बानंद की अनुभूति करते हैं वो हैं सर्बानंद सोनेवाल, जो जहाज और पत्तन परिवहन मंत्री हैं। तो ये रियल टाइम प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड है सागर मंथन। जो भी बंदरगाह से लेकर जहाज पर एक्टिविटीज़ हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए सागर मंथन नामक ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों ईट राइट सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेशन बना है। थानथाई पेरियार जो है दोस्तों तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। स्काई UTM क्या है दोस्तों? अनमाइंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब जो ड्रोन वगैरह उड़ान भरेंगे तो उनके ट्रैफिक की जांच पड़ताल नहीं मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत जो हवाई क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर जो एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए अनमाइंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ये एक सिस्टम है, इसको लॉन्च किया है। किसने? नितिन गडकरी ने, याद रखिएगा। अब सिंधिया को मत मार बैठिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको बैक दोस्तों क्या है? एक टीका है, मनसुख मांडविया ने जो है जारी किया है। ये कोविड-19 के उपचार के लिए टीका है। ये जो है इंट्रानेजल टीका है, नाक के माध्यम से दिया जाएगा, याद रखिएगा। फिर है अंजदीप क्या है? एक पोत है, उसका शुभारंभ हो गया है, बस नाम ही याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें नए अस्थायी सदस्य शामिल हुए हैं। कौन? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक, इसके निर्माण की घोषणा जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने समय में की थी। कहाँ? भोपाल में। पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य ने जारी किया है? गुजरात राज्य ने। इनको बैंक हम लोग देख ही चुके हैं। देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र जयपुर में इसकी स्थापना होगी और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है जयपुर में ही, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल, ठीक है। रसद की बात करें तो वही सामान का भंडारण, उसका वितरण जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स, तो उसके संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए लोगों के छात्रों को, तो ऐसा एक स्कूल जो है वो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, वहाँ पर उसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरा संक्षिप्त की कंप्लीट कर लिया है। अब इस मैगजीन में केवल और केवल यूपी बचा है और थोड़ा सा अंतरिक्ष वाला हिस्सा बचा है। अब ये लोग अपने आप कर लीजिएगा, अब मैं आप लोगों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा। अब अच्छे से समय है, चीज़ों को रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। महज 4 दिन बचा है, तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और अपने चित्र को पवित्र रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और अपने इष्ट जिन्हें भी आप मानते हो उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। क्योंकि अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं माँ मनुस्मर युद्ध चाह, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो।
और इस तरह से जब अर्जुन ने युद्ध किया तो परिणाम आप सभी जानते ही हैं। तो अपने इष्ट को कभी विस्मृत मत होने दीजिए। धन्यवाद।